क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े पड़े होंगे। तो चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है SO4 डबल माइनस Ba2 प्लस की अभिक्रिया से बनने वाला BaSO4 की प्रकृति। बाप रे बाप, कितना बार बोले हैं दोस्त मेरे कि भैया कॉपर सल्फ एक कुछ रंग एकदम हम लिख देते हैं, बढ़िया से याद कर लो। कुछ रंग हम लिख देते हैं, याद कर लो। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, नीला थोथा है। जिंक सल्फेट ZnSO4 WXYZ श्वेत श्वेत थोथा है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, CuSO4 ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल और ग्रीन विट्रियल, दैट इज FeSO4। इसका रंग में जाओगे तो हरा होता है, होता है ये। BaSO4 का रंग में जाओगे, BaSO4 का रंग में जाओगे सफेद होता है, BaSO4 का रंग सफेद होता है। लेड आयोडाइड का रंग जो होता है PbI2 का रंग पीला होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट 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 जब आयोडीन से विक्रिया करेगा तो नीलाभ काला रंग देगा, नीलाभ काला रंग देगा। कैसा रंग देगा दोस्त मेरे? नीलाभ काला रंग देगा। नीला थोथा है ये, हम बताए भी थे कल आपको, ये सब थोथा है, ये सब थोथा है। तो इतना दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एकदम बढ़िया से देख लो, यही पूछता है। क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, टेलीग्राम का लिंक लगा दो सलेश, आंसर बता दो क्या हो जाएगा। और ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप है, अवक्षेप है। और अवक्षेप की अगर हम बात करें, अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है। और ठोस हम कभी भी गैस नहीं देता है। ठोस की अगर हम बात करें तो ये गैस नहीं देता है। ठोस की अगर हम बात करें ये गैस नहीं देता है। व्हाट इज द आंसर? ये गैस नहीं। SO4 BaSO4 की प्रकृति कैसी होती है? श्याम क्रिस्टल, लाल चूर्ण, जल में विलय, जल में अविलय। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल में अविलय होता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है। बस सी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। लेड आयोडाइड पीला, कार्बोहाइड्रेट आयोडीन से विक्रिया करेगा, नीलाभ काला। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, जिंक सल्फेट श्वेत थोथा, आयरन सल्फेट हरा थोथा। आ जाओ इधर। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में दोस्त मेरे एकदम इससे क्वेश्चंस पूछता है, और बढ़िया से देख लो दोस्त मेरे क्या मामला है, एकदम आराम से। देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसी को हम लोग उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं, उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। रोड लैंप में और गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ये दोनों का। बाद बाकी टोटल जगह पर अवतल दर्पण यूज करते हैं। अवतल दर्पण को ये अभिसारी कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। तो दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना। और जिधर से पेंट किया हुआ रहता है वो पीछे वाला हिस्सा होता है, और जिधर से पेंट नहीं किया हुआ होता है वो सामने वाला हिस्सा होता है। इधर से पेंट नहीं किया हुआ ये सामने वाला हिस्सा है, और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। एक बूस्टर पे अपलोड होता है दोस्त मेरे, लाइव चलता है आस ऑफिशियल पे, आपको अपलोडेड मिल जाता है, अपलोड हो भी गया है। दी गई विक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में बेरियम सल्फेट, अभी तुरंत बताए थे, बेरियम सल्फेट जो है ठोस रूप में, देख लो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा है। बेरियम सल्फेट जो है ये ठोस रूप में होता है, आंसर। इसका रंग कैसा होता है बेरियम सल्फेट का? सफेद होता है। अगला बता दो दोस्त मेरा, ये आंख का दोष एकदम एक बार जरूर देख लेना। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा होता है, अवतल लेंस, इसे मायोपिया कहते हैं। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में लेंस इसमें पतला होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में निकट का, जरा दृष्टि दोष में कोनो नहीं दिखता, इसमें द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। अबिंदुकता उम्र में वृद्धि के साथ होता है। एस्टिग्मेटिज्म, खड़ी और पड़ी रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं, बेलनाकार लेंस से बना चश्मा।
मोतियाबिंद की अगर हम बात करें ऑपरेशन करना होता है तब ठीक होगा, और वर्णांता का कोई इलाज नहीं है, एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी होता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। एकदम दोस्त मेरे इसको हर हाल में याद रखना, कुछ चीजें एकदम ध्यान से देख लो। निकट अभी भी हम पढ़ा के आए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा, और दूर दृष्टि दोष में दोस्त मेरे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा का प्रयोग करते हैं। अब देखो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के भूपरपट्टी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताओ जल्दी। कौन सी ऐसी धातु है जो पृथ्वी के भूपरपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? साइंस की बुक कब तक उपलब्ध होगी? जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। बताओ कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दोस्त मेरे आंसर बता दो जल्दी से, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन तुमको दिक्कत करता है वही क्वेश्चन लाए। एल्युमिनियम होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें जंग वंग नहीं लगता है। अगला 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 देख लो, ये गा ए पौधरी और सूर्य बय आनी पिनाला अगर आप पढ़े होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य दे देते हैं, तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा, महत्तम। एक ऑप्शन है आपका पीला, दूसरा ऑप्शन है आपका बैगनी, तीसरा ऑप्शन है आपका हरा, और चौथा ऑप्शन है नारंगी। बताइए तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा, ध्यान से देखो, तरंग दैर्ध्य महत्तम कब होगा, किसमें होगा? तो लड़का सीधे याद कर ले कि लाल में तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा, लाल में तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। लाल में देखो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होगा। हमको तरंग दैर्ध्य महत्तम चाहिए, लाल है नहीं ऑप्शन में, नारंगी देखो है, नारंगी है ऑप्शन में, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर इज द राइट आंसर, नारंगी इज द राइट आंसर। अगर सबसे अधिक लाल है लेकिन लाल नहीं है तो उससे नीचे वाला ऑप्शन होगा, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला ऑप्शन होगा। अगला बताओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करती है? बताओ कौन सी धातु, या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है दोस्तों, एक को फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, तरह डेट लिख दिए हैं, देख लो। बताओ व्हाट इज द आंसर। कौन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन शीतल जल और गर्म जल के साथ नहीं करता है? एल्युमिनियम। ये सब तो दोस्त मेरे फर्स्ट डे सेकेंड डे का है, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है एल्युमिनियम, लेकिन जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। स्वतंत्र रूप से कौन रहता है? गोल्ड और प्लेटिनम। स्वतंत्र रूप से कौन रहता है दोस्त मेरे? गोल्ड और प्लेटिनम। अगला बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में ध्यान से सुनना। ये जो ये क्या है आप कहिएगा, ये क्या है दोस्त मेरे? ये हमेशा ध्यान रखना, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतह पर लागू होता है। कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये नियम हर प्रकार के सरफेस, हर प्रकार के सरफेस और हर प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो नियम है परावर्तन का नियम, हर तरह के सतह पर और हर प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, परावर्तन का नियम। याद रखिएगा दोस्त मेरे, पूछता है क्वेश्चन। जब अभिसारी लेंस की शब्द, अभिसारी लेंस मतलब हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता इतना हो। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस। और आपको पता है ओ लगा हुआ है तो फोकस भी निगेटिव, अब पावर भी निगेटिव। ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। तो संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी? पी टोटल बराबर P1 प्लस P2 होता है। सीधा डायोप्टर दे दिया है, माइनस डी P1 P2 होता है, लेकिन डी का मान अगर 0 होगा तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। तो बताओ P टोटल इज इक्वल टू P1 का मान कितना लेंगे? P1 अगर ये प्लस में होगा, ये उत्तल लेंस है प्लस में होगा तो 4.5 अब प्लस
P2 की अपसारी लेंस यदि ये माइनस में होगा तो -3 बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस इज द राइट आंसर। जरा सा गड़बड़ करोगे प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। डी का मान 0 है तो डी अगर नहीं दिया हुआ है तो 0 अपने मन से मान लेंगे। डी अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से 0 मान लेना है। अगला बताओ, चला क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ है तो बताइए तो इसके अंदर में क्या है। क्या एक ऑप्शन है आपका, बताए भी थे एक बार, उत्तल लेंस है, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तीसरा ऑप्शन है कांच है। कांच है, जल्दी बता दो क्या है। कांच है जिसमें कोई पावर नहीं है, सिर्फ अपवर्तन कर रहा है। क्या होगा आंसर, जल्दी बता दोस्त मेरे। इसके अंदर कांच है, क्योंकि अगर उत्तल लेंस रहता ना तो ये किरणों को ऐसे मोड़ता, ऐसे मोड़ता। अगर अवतल लेंस रहता ना तो ये किरणों को ऐसे मोड़ता। आई बस थोड़ा सा डाइवर्ट करके निकाल दिया है, इसका मतलब ये क्या है, कांच है। क्या है दोस्त मेरे, कांच है। 3 नंबर इज द राइट आंसर। देखो अगर यही रहता, यहां से किरण आता और ऐसे हो जाता तो इसका मतलब उत्तल लेंस, और अगर यहां से किरण जाता ऐसे हो जाता तो अवतल लेंस। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, एफ का मान -12 सेंटीमीटर, चूंकि अ लगा हुआ है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यू का मान -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, देख लो बढ़िया से। फोकस दूरी के अंदर रखा गया है, अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच रखा गया है, फोकस है 12, अब फोकस के अंदर रखा गया, दर्पण पीछे बनेगा प्रतिबिंब, पीछे बनेगा प्रतिबिंब। पीछे बनेगा तो भैया आभासी बनेगा, वास्तविक तो एकदम नहीं बनेगा। अब यहां से कितना दूरी पर बनेगा, इसके लिए 1/v प्लस 1/u आप बराबर 1/f लगा लो, क्योंकि दर्पण अवतल दर्पण में फोकस है 12, आप 12 से कम 6 पर रखा है तो p और f के बीच रखा है, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी। आभासी में अब 4 पर बनेगा कि 12 पर। फॉर्मूला में f और u दिया हुआ है, v निकाल दो, कितना आता है आंसर बता दो। 3 नंबर का रहा बच्चा, मार दो आंसर। 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। गुरुजी किसी कारण से आपका बैच नहीं ले पाया यूट्यूब पर, आपकी सारी क्लास ले रहा हूं, अब मेरा साइंस का सारा क्वेश्चन बनने लगा है। थैंक यू सर, बस नौकरी लेकर आपके पास आएंगे भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद। और नौकरी लेके कितने लोग इस बार दोस्त मेरे नौकरी लेके हमसे मिलने आ रहे हैं मिठाई के साथ, एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो, एकदम ईमानदारी से। ये प्रॉमिस करोगे एकदम ईमानदारी से करना, मिठाई लेके आना ही पड़ेगा। कितने लोग आ रहे हैं इस बार, एकदम लग रहा है कि इस बार ले लेना है सर कहीं ना कहीं। 8 टाइप करो। अरे भाई जो भी लिए हो ना उसका एक्टिवेट कर दिया जाएगा, एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जो कह दिए सर फिर तो कह दी, बहुत बढ़िया। जब एक दूसरे के समानांतर आसानी से नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होगा। एक दूसरे के समानांतर आसानी से अगर नारंगी प्रकाश को गुजारा जाए तो क्या होगा। कहता है एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या होगा। आसमानी और नारंगी, तो देखो क्या होता है, ब आ नी ह पी नाला, ये है आसमानी, और ब आ नी पी नाला ये है दोस्त मेरे नारंगी। आपको पता है ये जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलन होगा बैगनी का, तो आसमानी का विचलन ज्यादा होगा, डेविएशन, नारंगी का कम होगा, इधर वाले का कम होता, नारंगी का कम होगा। तो बताओ आंसर क्या होगा। आसमानी रंग का किरण अधिक झुकेगा, एकदम अधिक झुकेगा। देखो आसमानी रंग अधिक झुकेगा, नारंगी कम झुकेगा। आंसर तो बी हो जाएगा। आसमानी देखो अधिक झुकेगा और नारंगी कम झुकेगा, होगा। एंड द नेक्स्ट, दिल्ली में जल का क्वथनांक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ये अगर नीचे दिल्ली है ऊपर में शिमला है,
तो अगर यहां पर 100 डिग्री सी पर पानी खौलता है तो यहां 100 डिग्री सी से कम पर खौलता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है, इसका क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है और वाष्पीकरण तेज हो जाती है। तो आंसर बता दे क्या हो जाएगा? 100 से कम पर खोलता है, 100 पे से कम पर खोलता है, 100 से कम पर खोलता है। दिल्ली में अगर 100 पर खोलेगा तो ये 100 से कम पर, ऊपर जाने पर दाब घटता, क्वथनांक भी घटता और वाष्पीकरण बढ़ता, वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सी से कम पर खोलता है। होगा क्या? 100 से कम पर खोलता है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक है? क्वेश्चन कह रहा है बर्फ का गलनांक कौन है दोस्त मेरे, तो ध्यान से देखिएगा। बर्फ का गलनांक होता है बर्फ का अगर हम बात करें बर्फ का गलनांक अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सी होता है। 0 डिग्री सी, इसी को आप 273 केल्विन भी कह सकते हैं, 273 केल्विन भी कह सकते हैं, या 0.15 डिग्री सी या 273.15 केल्विन होता है। इसका ध्यान रखिएगा। त्रिक बिंदु जो होता है जल का, त्रिक बिंदु जो हम लोग लेते हैं वो होता है दोस्त मेरे 0.016 डिग्री सी या 273.15 केल्विन होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप की अगर हम बात करें, परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो ये 0 केल्विन या -273 डिग्री सी होता है, जिस पर जल के अणु गति करना बंद कर देते हैं। और -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। ये सब एकदम जहर क्वेश्चन है। और एक चीज का और ध्यान रखना दोस्त मेरे, अगर 0 से इधर लोगे तब बर्फ हो जाएगा, और 0 से 100 तक लोगे, 100 तक लोगे तब पानी हो जाएगा, और 100 के बाद लोगे तो जलवाष्प हो जाएगा, 100 के बाद लोगे तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा। 100 के बाद लोगे, 0 से इधर पानी, 0 से 100 तक हो जाएगा, 0 से इधर बर्फ, 0 से 100 तक पानी है, 100 के बाद जलवाष्प। बताओ 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा? एक ऑप्शन है, कितना बार हम बताएं तुमको, ठोस, एक ऑप्शन है द्रव, किस अवस्था में होगा? 0 से इधर बर्फ, 0 से 100 तक पानी, 100 के बाद जलवाष्प। बताओ ये 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा? व्हाट इज द अवस्था? 12 डिग्री सी पर जल द्रव अवस्था में होगा। 12 डिग्री सी पर जल जो होता है दोस्त मेरे वो द्रव अवस्था में होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी या 273, 0 के जस्ट बाद बर्फ गलने लगेगा, इसीलिए 0 डिग्री सी लिखे। एग्जैक्ट में 0.15 डिग्री सी आप कह सकते हैं। अगला कहते हैं एक स्रोत तरंग इतना सेकंड में इतना शिखर और इतना गर्त बनाता है, तरंग की आवृत्ति क्या ज्ञात करें? देखो एक शिखर और एक गर्त मिला के होता है एक शिखर यानी क्रेस्ट, एक शिखर और एक शिखर, एक शिखर, एक शिखर और एक गर्त मिला के एक दोलन होता है, एक शिखर और एक गर्त मिला के एक दोलन होता है। और एक सेकंड में दोलनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। तो 0.3 सेकंड में हो जाएगा 40 दोलन, क्योंकि 40 शिखर और 40 गर्त है, तो 0.3 सेकंड में 40 दोलन हो जाएगा। इसलिए एक सेकंड में कितना, इसलिए एक सेकंड में कितना, 40/0.3 दोलन पर सेकंड। अब बता दो यही दोलन पर सेकंड को ही हम लोग हर्ज लिखते हैं, 40 पॉइंट उड़ेगा 0 133.33 आएगा क्या? क्वेश्चन बताए भी थे हम आपको। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को प्रत्येक पर सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और एक शिखर और एक गर्त बोले तो एक दोलन, तो 40 शिखर 40 गर्त है तो कितना दोलन हो गया? 40 दोलन। तो 0.3 सेकंड में 40 दोलन, इसलिए एक सेकंड में कितना? 40/0.3 आंसर। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण इतना है तो चंद्रमा द्वारा समान बल लगता है। देखो ये अगर पृथ्वी है, ये अर्थ है,
और इसके ये मून है, तो जितना बल ये लगाएगा एफ, तो ई भी लगाएगा एफ ए, समान बल लगता है, समान बल लगेगा तभी घूम पाएगा। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 2.02 इंटू 10^22, 2.02 इंटू 10^22। बताओ चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? लाल दिखता है, नीला दिखता है और काला दिखता है। लाल, नीला और काला दिखता है। कैसा दिखता है बताओ? चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? लाल, नीला की काला? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है दोस्त मेरे? काला दिखता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ये भी ध्यान रखना, काला किसके कारण दिखता है दोस्त मेरे? प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला बता दो, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित में राशियों में कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती है? देख लो क्या स्थिर नहीं रहती है? द्रव्यमान, दूरी, त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमेशा स्थिर रहता है। और आपको बता दें हम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा नियत रहता है। कुल ऊर्जा नियत रहता है। गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा नियत रहता है। द्रव्यमान तो हमेशा नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। ई भी कभी नहीं बदलता है। त्वरण भी नियत रहता है। तो इक्के को क्या बदलता है? दूरी। गुरुत्वाकर्षण के आधार स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो इसे आएगा, दूरी घटेगा, इसे जाएगा, दूरी बढ़ेगा। तो दूरी घटता बढ़ता है। दूरी जो है दोस्त मेरे घटता बढ़ता है। खाना पकाने वाला बर्तन, ये हमेशा हमने कहा है दोस्त मेरे, चालकता तो उच्च होगा, ऊष्मीय चालकता उच्च होगा, तब ना बर्तन में ऊष्मा का प्रवाह होगा। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता के केस में, विशिष्ट ऊष्माधारिता के केस में हमने कहा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता के केस में कि भैया जल है और बर्तन, दुएगो का पूछता है, एकदम याद रखिएगा, जल और बर्तन। तो जल जो है इसका, जल अधिक होता है, इसका उच्च होगा, और बर्तन का निम्न होता है। बर्तन कम संख्या, जल अधिक संख्या में, विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक। सबसे अधिक तो हाइड्रोजन गैस की होती है, लेकिन जल और बर्तन में कहेगा जल का उच्च होता है और बर्तन का निम्न होता है। जल का उच्च होता है और बर्तन का निम्न होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता। आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बर्तन ने कह रहा है निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता होगा। याद ना रहे तो जल ज्यादा है पृथ्वी पर, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और बर्तन कम है तो बर्तन की निम्न होती है। लेकिन ऊष्मीय चालकता जो होता है ना वो उच्च होता है। ऊष्मीय चालकता क्या होता है? उच्च होता है। आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? देखो हमेशा ध्यान रखना, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। एक हर चीज का एक मोल होता है, एक तत्व का, यौगिक का, सब चीज का एक मोल होता है। तो भैया अगर तत्व का एक मोल सही है, यौगिक का एक मोल सही है, तत्व का परमाणु भी सही है, लेकिन यौगिक का परमाणु सही नहीं है, यौगिक का अणु होता है, यौगिक का अणु होता है। आई भी याद रखना, अकेले सूत्र होगा, अकेले सूत्र होगा, इसको तत्व कहते हैं, जैसे लोहा, नाइट्रोजन। किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा, जैसे H2O, इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अकेले सूत्र होगा तो तत्व, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक। तत्व हो कि यौगिक हो, सबका एक मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन के। एक मोल बराबर 22.4 लीटर भी होता है। अगर गैस होगा तो 22.4 लीटर भी होता है, 22.4 लीटर भी होता है।
अगला 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 बताओ, धवन सोडा के क्रिस्टलीय पानी में प्रतिशत मात्रा, पानी का प्रतिशत। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब ध्यान से देखो, अगर इसका द्रव्यमान पूरे का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, 23 होता है इसका, 23 दूनी 46 प्लस 12 और कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, ये होता है 16 दू 18 धन 180, 16 दू 18 धन 180, ये हो जाएगा 0 8 दू 10 6 16 के 6, 16 के 6 8 4 12 1 13 4 17 1 18 एक के को आई 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 गड़बड़ हो गया, देख लो फिर से जोड़ देते हैं भैया। 0 8 दू 10 6 16 8 1 9 4 13 1 14 4 18 एक 1 2 286, 286 में 180, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना, देख लो 286 ग्राम में 18 धन 180 ग्राम जल, इसलिए 100 ग्राम, 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में निकालोगे तो 180 या बटा 286 ग्राम जल, ग्राम जल, इसलिए कितना ग्राम में, 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में निकालोगे तो 180 बटा 286 गुना 100, इसको कैलकुलेट कर लो, उतना प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत मात्रा निकल जाएगा। आंसर बता दो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कितना आ रहा है, आई से भी देखो चला, अगर तुम नहीं भी बनाता तो तुम देखो 180 ई है, ई 180 है, तो इधर भी लगभग ई 180 के बाद ई बच गया 100, 48 12 48 2 50 10 60 40 ये 100 हो गया, आई 180 है, ई 180 है, 180 आई 100 हुआ, तो अब लगभग तुम समझ लो कि लगभग 50% से तो ज्यादा ही है ये, इतना नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, 50% से ज्यादा ही ना 180, तो 50% से ज्यादा एक को ऑप्शन है 62.9, तो आंसर हो जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, ये जो 286 में ये 180 है, तो 50% से ज्यादा है ना, इसका मतलब 50% से ज्यादा एक को ऑप्शन है 62.9 आना, तो प्रोसेस ये है कि इतने पूरे का द्रव्यमान निकालो, इतना में इतना, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। निम्नलिखित में कौन सा विषमांग मिश्रण का सर्वोत्तम उत्तर, विषमांग जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में खूब पूछा है, घुले मिले नहीं, इसको विषमांग मिश्रण कहते हैं। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें चुनना थोड़ा सा मुश्किल है, आसान भी है। पानी का चीनी में मिश्रण समांगी है, पानी में का नमक में मिश्रण ये भी समांगी है। अब तुम्हारे लिए चुनना है कि आयरन क्लोराइड का लोह चूर्ण, ये तो एकदम भी समांगी होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल है, विट्रियोल फट से जल में घुल जाता है, ये तेल और पानी देता तो खट से कह देता कौन भी समांग, लेकिन इसमें कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आयरन क्लोराइड का जब लोह चूर्ण से विक्रिया करवाओगे तो ये नहीं घुलेगा मिलेगा, पूरा पूरा विषमांग है। कॉपर सल्फेट तो ब्लू विट्रियोल है, घुल जाएगा। कौन सा अपरमाणविक कण है, कौन सा ऐसा कण है जो परमाणविक नहीं है, अपरमाणविक है, अणु। परमाणविक देखो, परमाणु जो होता है, परमाणविक कण की अगर बात करें तो परमाणविक कण की अगर हम बात करें तो परमाणविक कण में परमाणु आ गया, परमाणु में आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो परमाणविक कण है, परमाणु का हिस्सा है, लेकिन अणु नहीं है। अणु क्या है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, अणु दो प्रकार का होता है, एगो सम एगो विषम, ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। यौगिक जो होता है एगो सम अणु होता है, अणु दो प्रकार के, सम अणु और विषम अणु। तो अगर समान से बनेगा तो सम अणु में आता है H2O2, ये सब सम अणु, H2O अलग अलग से बना, CO2 ये सब विषम अणु। अणु में समान रहेगा सम अणु, अलग अलग रहेगा तो विषम अणु। देखो ना H और O है ना, तो विषम अणु। आज बताओ जल्दी से, C6H12O6 क्या है? एक ऑप्शन है सम अणु और दूसरा ऑप्शन है विषम अणु। बता आंसर क्या होगा, अलग अलग है ना तो विषम अणु हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, विषम अणु इज द राइट आंसर। अगला अगला अगला
ना 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 ना, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु? ध्यान से देखना, एक अणु किसी का भी लोगे ना, एक अणु अगर किसी का भी कह रहा है 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु, तो एक मोल अगर लोगे किसी का भी, यहां पर इतना मोल हो जाएगा, इसको काट के कर लो मोल, इतना मोल में, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। और अगर यहां अगर ग्राम अणु दे देता तब भी सही हो जाता, यहां अगर अणु दिया है ना, यहां दोस्त मेरे ग्राम अणु को ही मोल कहते हैं, मोल दे दे या ग्राम अणु दे दे या दोस्त मेरे ग्राम परमाणु दे दे, ग्राम परमाणु दे दे। अब 0.6 का रहा था 6, 0.6 को 6 से गुना करोगे, 6 के 36, 3.6 हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻23, देखो तो इतना आ रहा है क्या? अरे एक मोल में इतना, ग्राम अणु को ही मोल कहते हैं, ग्राम अणु को ही क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मोल ग्राम अणु या ग्राम परमाणु, 0.6 ग्राम अणु या ग्राम परमाणु में यानी मोल में कितना, तो कहेंगे 0.6 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्त मेरे अगर 2% इधर से उधर क्वेश्चन चला भी जाता है तो एक क्वेश्चन जब बनाओगे ना, एक क्वेश्चन वो जो कोई नहीं बनाएगा, तुमको नौकरी हो जाना है। एक क्वेश्चन वो बाकी सब क्वेश्चन जो सब बना रहा है जिंदगी भर पढ़ोगे नौकरी नहीं होना। एक क्वेश्चन तुमको हार्ड वाला बनाना ही पड़ेगा अगर तुमको भीड़ से अलग होना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है? पेरेनकाइमा। देखो, एक होता है उत्तक, अगर हम प्लांट की बात करें, पादप उत्तक की बात करें, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। एकदम सिंपल सा दिमाग लगाओगे, अब प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है पादप में, तो सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। फ्लोएम जो है वो खनिज खाद्य पदार्थ के वहन के लिए जिम्मेवार है, खाद्य पदार्थ का वहन करता है। और एपिडर्मिस तो त्वचा हो गया, स्केलेनकाइमा कठोरता के लिए, नट्स वगैरह के कठोरता के लिए यही यूज होता है। तो पेरेनकाइमा जब प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण का हरा भाग तो पौधों में सबसे ज्यादा होता है, तो पेरेनकाइमा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो सबसे ज्यादा मात्रा में वही हो जाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में वही हो जाएगा। अगला बता दो, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? ये तो सबको पता है दोस्त मेरे, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? एक महिला होती है। जितने वर्कर होते हैं सब नपुंसक होते हैं। मधुमक्खी समाज में जितने वर्कर होते हैं वो सारे के सारे नपुंसक होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं दोस्त मेरे? नपुंसक होते हैं। हम दोस्त मेरे कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाने का, जैसे यही क्वेश्चन था, ये इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 2024 का एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं वो रात में हम 10 बजे कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने का। बाकी कोशिश करेंगे और आपकी सेवा करते रहें और खूब मन लगा के आपको पढ़ाते रहें। आपको डेट का पता चल ही गया होगा, 13 तारीख को डेट में खाली चेंजिंग आया है, जो 16, 17, 18 होना था, अब 13 को भी एग्जाम होगा, यानी आपका एग्जाम 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एकदम तैयार रहिए और खूब एकदम बढ़िया से आपका तैयारी है, खाली जाके परीक्षा दे देना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। खूब मन लगा के चला जी, पढ़िए।